एक 10 रुपए भी पकड़ के चलो, कम से कम हम पकड़ के जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए होगा। यहाँ पे देखिए ये केले की खेती है, बीच में जो है वाटरमेलन की खेती है, तो यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग भी किया है, मेन क्रॉप भी है। चार चीजें बहुत जरूरी है हम फार्मिंग करते हैं तब। हमारा डोज ओवर डोज भी नहीं होना चाहिए, अंडर डोज भी होना नहीं चाहिए, डोज इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ मिसिंग है, और डोज इनबैलेंस भी नहीं होना चाहिए। केले की खेती करने के बारे में 1 एकड़ में सोचता है तो उसने फार्मर ने कितना बजट प्लानिंग करना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए फार्मर के पास? 1,20,000 रुपए 20,000 रुपए चाहिए फार्मर के पास। बेड फिक्स बनाना है, उसका रूट अच्छी तरह से उस बेड में ग्रो होते और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते, तो उसको सपोर्ट अच्छा मिलता है। हमने बेड बनाया। आप जब बेड बनाते हैं तो बेड में कुछ बेसल डोज बेड में हम यहाँ पे पूरा बेसल डोज, मतलब हम NPK जिंक फेरस मैग्नीशियम हम पूरा न्यूट्रिशन कॉम्बो इसमें यूज करते हैं। और जब ये बड़ा हो जाता है उसके ऊपर बैगिंग वगैरह किया जाता है, वो किस तरीके से जाता है? शाइनिंग बना के रखने के लिए हमें बैगिंग करना जरूरी है। अच्छा क्वालिटी का बनाना कितने महीने में तैयार होता है? 10 महीने या 12 महीने तक आपका हार्वेस्टिंग को आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये केले की खेती है, बीच में जो है वाटरमेलन की खेती है, वो देखिए मिनी स्प्रिंकलर भी लगाया गया है, वहाँ पे सॉइल सेंसर भी है, इस खेत में कैमरा भी लगा हुआ है। 2.5 एकड़ का फार्म है दोस्तों, यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग भी किया है, मेन क्रॉप भी है, यहाँ पे क्या सिस्टम किया गया है ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। और आज मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में वाटार में हूँ दोस्तों। और सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आज के वीडियो में स्पेशल हम केले के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, 2026 में केले की खेती कौन से टाइम पे लगानी चाहिए, केले की खेती करनी चाहिए, साथ में केले को कैसे ग्रो करना है, साथ में केले को कैसे पानी देना है, क्या रेट में हमें केले की खेती में पड़ता खा सकता है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये जिनका फार्म है, ये 2.5 एकड़ का फार्म, उनसे हम डिटेल में बात करने वाले ही हैं। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि और नए नए ऐसे वीडियोस जो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे सचिन पाटिल जी है। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे आप? और बहुत अच्छा हो। जी। आज आपको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत दिनों से आपका फॉलोअर भी हो और आपके सारे बहुत अच्छे वीडियो रहते हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर के, और हर हर क्रॉप का बहुत अच्छे से आप समझाते हैं। आपको आज मिलके अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा फार्म आपने डेवलप किया है। आपने 2.5 एकड़ में कैमरा लगाया है, सॉइल सेंसर लगाया है, स्प्रिंकलर लगाया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने इंस्टॉल की है। बहुत अच्छे से आप फार्मिंग भी कर रहे हैं। कब से आप खेती कर रहे हैं? मैं खेती 2018 के पहले से कर रहा हूँ, मतलब 2017-18 से चालू किया। उसी टाइम में मैंने शुगर केन से, चिली से शुरू किया था। उस टाइम में आपको बताना चाहता हूँ, शुगर केन में मैं पहली बार किया था और शुगर केन में मेरा महाराष्ट्र में पहला नंबर आया था। 140 टन पर एकड़ का निकाला, तो मुझे शरद पवार के मतलब उनके तरफ से मुझे बहुत अच्छा अवार्ड भी मिला था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उसके पहले मेरे पापा बहुत अच्छा फार्मिंग करते थे। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पश्चिम महाराष्ट्र में है, जो हमारा गाँव है, सबसे पहला गाँव था जो हम एक्सपोर्ट करना, यहाँ का बनाना एक्सपोर्ट कर रहे थे। केला एक्सपोर्ट किया वाठार में यहाँ से? वटार से। यहाँ पे बहुत मतलब हमारा ग्रुप फार्मिंग था। उसके बाद थोड़ा-सा रेट का अप डाउन होने के बाद छोटे फार्मर थे, वो थोड़ा-सा साइड हो गए। उसके बाद हम थोड़े बहुत टिके रहे। हमारे खेती यहाँ पे 25-20 एकड़ है, तो उसकी वजह से हम फिर मतलब अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम, 2 पैसे ज़्यादा भी मिलते हैं और एक थोड़ा-सा एक नया एग्रीकल्चर में कुछ बहुत सारा सीखना मिलता है, इसलिए हम अल्टरनेटिव क्रॉपिंग करने के लिए केला हम रखे। उसका बेनिफिट होता रहता है शुगर केन से कंपेयर टू। चलिए मुद्दे पे आते हैं। आपने यहाँ पे 2.5 एकड़ में केला लगाया है। हम अभी पूरा केले के बारे में बात करने वाले हैं। बीच बीच में जो सिस्टम आपने लगाया उसके बारे में हम तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम केले के बारे में बात करते हैं। केले का रेट कभी 5 रुपए किलो भी होता है, यस। कभी 20 रुपए 30 रुपए भी किलो जाता है। तो केले की खेती में क्या रेट मिलना चाहिए तो ठीक ठाक पैसा हो सकता है? देखो, केले की खेती में रेट बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसको खर्चा भी आता है। लगभग 1 लाख और ड्रिप सिस्टम और ये बाकी स्प्रिंकलर पकड़ के 1 लाख से ऊपर मतलब 1.5 लाख तक भी जा सकता है। मतलब हमारा एक खर्चा पकड़ के हम जब अगर खेती कर रहे हैं तो हमें लगभग इन एन एवरेज 30 टन मतलब 30 टन का उत्पादन मिल सकता है। और ये सब जो रेट है हमारे एक्सपोर्ट पे डिपेंड रहता है। हमारा इंडिया में इतना केले का प्रोडक्शन है कि अदर सारे कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो हमारा केला एक्सपोर्ट कितना हो रहा है उसके ऊपर बहुत सारा रेट डिपेंड है। मिनिमम क्या रेट रहेगा तो एक्सपोर्ट में फायदा होगा? इन एन एवरेज हम 10 रुपये रहेगा तो हम थोड़े बहुत पैसे कमा के नो प्रॉफिट नो लॉस में रह सकते हैं। 10 रुपए में बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसके आगे जो भी मिलेगा वो किसान का पूरा प्रॉफिट में जाएगा। एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा, आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो 100% मार्केट में कोई भी सिचुएशन रहने तो आपको 10 के ऊपर माल आपका बिक ही जाएगा, तो हम इसमें लॉस नहीं जाते। उसका और एक अच्छा बेनिफिट है, अगर हम अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। हम यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर में शुगर केन ज़्यादा है, तो हम शुगर केन मेनली फार्मर है, तो हमें नेक्स्ट टाइम शुगर केन इस प्लॉट में जब लगाए तो 101% मतलब अच्छा आता है। लोग मतलब खर्चे में आपका कम कहना खर्चे ये में है कि एक बार आप
केला लेंगे, केला के बाद शुगर केन हाँ। लेंगे, ऐसा अल्टरनेटिव लेंगे अल्टरनेटिव लेके तो गन्ने का उत्पादन 100% आएगा। गन्ने का 100 टन के ऊपर आराम से जाता है हम। आइए, तो तो हम चलते-चलते बात करते रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ बताइए, आपने ये जो केला लगाया 2.5 एकड़ में, ये कब लगाया था? ये मैंने लगा के 5 वीक्स हो गए। जी, अभी 6 वीक्स में हमें एंट्री किया है, मतलब 6 वीक का हो डेढ़ गया, तो महीना डेढ़ हो महीने चुका का है हो चुका है। आस-पास। डेढ़ महीने के हिसाब से बहुत अच्छा उसका ग्रोथ है। जब हाँ, मैंने लगाया था हुँ, तब टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम था, अभी थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो हुँ, टेम्परेचर के हिसाब से आप थोड़ा-सा प्लांटेशन करोगे हुँ। तो अच्छा रहेगा। कौन से महीने में प्लांटेशन करना सही रहता है महाराष्ट्र के हिसाब से, या पूरे देश में कौन-कौन से महीने? अ, बनाना का हार्वेस्टिंग पूरे साल चालू रहता है। हुँ, उसका जो रिक्वायरमेंट है पूरे साल रहता है, हुँ, तो हम प्लांटेशन भी पूरे साल कर सकते हैं। हुँ, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों की हम केयर करना चाहिए। हुँ, एक तो हमारा हेवी रेनफॉल, हुँ, उसी टाइम हम थोड़ा-सा रुकना चाहिए। हुँ, दूसरा बात टेम्परेचर। हुँ, टेम्परेचर बहुत मैटर करेगा आपका फसल एक्सपोर्ट होने के लिए। अगर आप मई और अप्रैल में लगा रहे हैं, हुँ, तो टेम्परेचर 35 के आसपास रहता है। हुँ, तो आप 35 या 35 ऊपर टेम्परेचर गया तो आपका जो एस्टेब्लिश पीरियड जो रहता है 1 महीने का 4 वीक का, हुँ। वो उसमें आपको बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्या होगा ये बताइए ना मतलब प्लांट उसमें क्या में? होता है, कुछ पौधे मरेंगे, कुछ हुँ, अच्छा ग्रोथ करेंगे, तो हुँ, वेरिएशन आएगा। अच्छा। तो जब वेरिएशन आएगा तो आपका एक्सपोर्ट के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है, बिकॉज़ वन टाइम हार्वेस्टिंग नहीं आएगा, हाँ, बराबर। उसका जो केले के जो शाइनिंग है, क्वालिटी वो भी नहीं बनेंगे। तो हुँ, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। आप 1 महीना लेट करो, हुँ, लेकिन सही वक़्त पे करो, वो हुँ, आपका 1 महीना ग्रोथ में कवर करता है। हुँ, तुम 1 महीना जल्दी किया, हुँ, अगर आपने टेम्परेचर का ख़्याल नहीं रखा तो हुँ, आपका प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। इसलिए तुम टेम्परेचर का सिर्फ़ ख़्याल रख के तुम कभी भी 12 महीने में कर और सकते हैं। फार्मर जब केले की खेती करने के बारे में 1 एकड़ में सोचता है, तो उसने कितना फार्मर ने कितना बजट प्लानिंग करना चाहिए? कितना पैसा होना चाहिए फार्मर देखो के पास? उनके पास पूरा मतलब एसेंशियली एसेट नहीं है, हुँ, एग्ज़ाम्पल ड्रिप नहीं है, हुँ, तो वहाँ ड्रिप से भी चालू करना है तो कम से कम 1.2 लाख मतलब 120 1,20,000 रुपए 20,000 चाहिए। रुपए चाहिए फार्मर के पास, तब भी अच्छा और अच्छी क्वालिटी का ग्रो कर और सकते हैं। अच्छा क्वालिटी का बनाना कितने महीने में तैयार होता है? लगभग उसमें जो ग्रोथ है हुँ, आपका प्लांटेशन पीरियड पे बहुत डिपेंड रहता है। हुँ। 10 महीने या 12 महीने तक आपका हार्वेस्टिंग को आ जाता है। अच्छा, 10 से 12 महीना 10 महीने हार्वेस्टिंग से आ जाता है। 12 महीने में हार्वेस्टिंग हो सकता है। तो आइए आप 7-8 सालों से केले की खेती कर रहे हैं। तो आपका पूरा जो प्रैक्टिस है, आपका जो प्लानिंग है, उसके बारे में हमारे किसानों को डिटेल में एक-एक चीज़ दिखा के बताइएगा यहाँ पे। देखो हम केला करना है तो सबसे पहला पेसिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ, उस दिखाइए यहाँ पे यहाँ इस पे साइड में तुम आके हर जब एक चीज़ देख रहे हैं दिखाइएगा। तो हम 6 बाय 5, 8 बाय 4, 7 बाय 5 ऐसा हर तरह का जो प्लांट पॉपुलेशन कर सकते हैं, पेसिंग रख सकते हैं। हुँ, 1 एकड़ में लगभग 1200 या 1500 मैक्सिमम 1500 पौधे लगाने हैं। हुँ, उसके वजह से आपका प्लांट ग्रोथ अच्छा होगा और कम डेज़ में हार्वेस्टिंग होगा, मतलब अच्छा डेज़ लगेगा। हुँ, आप पॉपुलेशन बढ़ाएगा, एग्ज़ाम्पल 1700-1800 कुछ किस फार्मर ने किया है, हुँ, तो वो क्या होता है उसका लेट हार्वेस्टिंग होता है और बंच हुँ, साइज़ अच्छा नहीं होता। हुँ। तो एक 1200 से 1500 आइडियल पौधे कितना रहना लगाएँ। चाहिए? 8-4? 8-4 अगर फार्म के हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रिप के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, 8-4 रख सकते हैं, 7 भी रख मतलब सकते हैं। 8 ये बीच का अंतर? हाँ, 2 लाइन का अंतर 8 रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और हुँ, 7 भी रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने 2 लाइन का अंतर कम किया तो उसमें 1 फुट बढ़ाने का। इधर। हाँ, इधर बढ़ाने का। ये 4 फुट है। अभी मेरा फार्म जो है 8 बाय 4 अभी पे है, मतलब आपका ये प्लांट टू प्लांट 4 है, 4 है। ये आपने सिंगल ड्रिप डाला है। सिंगल ड्रिप डाला है। अभी उसका 1 महीने के बाद उसका ये जो इंटरक्रॉपिंग का ड्रिप है उसको डबल लाइन आ जाएगा। तो आपने इंटरक्रॉपिंग यहाँ पे वाटरमेलन किया है। वाटरमेलन किया है और उसमें देसी काकड़ी भी लगाई है। अच्छा, दोनों चीज़ आपने उसमें लगाया किया है। है। थोड़ा-सा हमारे लैंड प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा-सा वाटरमेलन थोड़ा आगे-पीछे हो गया, हुँ। इसलिए सेकंड आपने क्रॉपिंग उसमें लगाया है। तो अब हमें ये बताइए, आपने जब 1.5 महीना पहले लगाया था, तो लैंड प्रिपरेशन कैसे किया? उसमें क्या फर्टिलाइज़र डाला? फिर सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। देखो, लैंड प्रिपरेशन के पहले मैंने लैंड लेवल किया। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। 2 साल पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा वेरिएशन था, हुँ, तो बारिश का पानी उसमें रुकने की वजह से वो प्लांट मेरा बगीचा थोड़ा-सा गिर गया हुँ, था, मतलब 10%। ओके। तो मैंने पहला लैंड पे लेवल कर दिया जीपीएस ट्रैक्टर से। हुँ, वो बहुत अच्छा है, एकदम 100 मतलब फुट हर एक भी फार्मर को ये करना ये चाहिए। करना चाहिए और एक बार कर दिया तो ये 20, 30, 40 साल कोई करने की ज़रूरत नहीं। हुँ, उसका आपका ड्रेनेज अच्छा हो सकता है पानी और निकल आपका पानी जाएगा। भी आपको उसमें कोई साखड़ी मतलब जो चेन बनाते हैं ना पानी देने हुँ, के लिए, वो भी नहीं बना पड़ते। एक ही ऐसे फ्लड इरिगेशन भी बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। हुँ, तो इसलिए लैंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उसको प्लॉविंग करना, बाद में रोटर, हुँ, बाद में जो बेड बनाना है। हुँ, हमने 4 फुट के बेड बनाए। हम आगे जाके 4 फुट इसलिए बनाया था कि हुँ, हम एक इंटरक्रॉपिंग ले सके और इंटरक्रॉपिंग लेने के बाद हुँ। इसका जो ड्रिप है तो उसको ये आएगा, उसको अच्छा, डबल मतलब ड्रिप हो ये जाएगा। ड्रिप सिंगल अभी छोटा प्लांट है। हाँ, जब सिंगल में इसका ठीक है।
हार्वेस्टिंग हो जाएगा, इधर का ड्रिप उठा के इधर रखेंगे इधर आप, रखेंगे तो दोनों और ये साइड से हाँ ड्रिप हो दोनों जाएगा। साइड से ड्रिप हो जाएगा। उसको भी जो भी हम सॉइल एप्लीकेशन है वो दोनों तरफ से देंगे, हम्म। उसको जो भी ऑर्गेनिक नीम और करेंजी देना है वो दोनों तरफ से देंगे हम्म। और उसको पावर टिलर से बेड आपको उसको तोड़ के यहाँ पे लगा सकते हो, तो तो अच्छा तरह दो बेड ड्रिप चाहिए चाहे 2 ड्रिप चाहे कंपल्सरी, और बेड बनाना ही है। बेड बनाना है। ये केले के पौधे बेड पे ही लगाना, नीचे लगाया तो क्या होगा कि फार्मर उसको भर नहीं करते, उसको भर नहीं सपोर्ट बोलते, लगाते हैं। सपोर्ट लगाते हैं। तो सपोर्ट की वजह से क्या होगा, ये शुगर केन नहीं, शुगर केन को उसको छोटा छोटा सा कांटे इंटरनोड मतलब आता है, हाँ। हाँ, तो उसको रूट्स आते हैं, राइट। तो उसको ऊपर से रूट नहीं आता है। हाँ। तो वो क्या करेगा, जब आप उसको सपोर्ट लगाएंगे तो उसका जो रूट्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा, तो वो अपटेक को भी प्रॉब्लम होता है और प्लांट को सपोर्ट मतलब ये बेड फिक्स बनाना है। बेड फिक्स बनाना है, उसका रूट अच्छी तरह से उस बेड में ग्रो होते और बराबर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते, तो उसको सपोर्ट अच्छा मिलता है, तो गिरेगा नहीं गिरेगा आगे भी चल नहीं के है। तो हम भविष्य में। नीचे लगाते हैं, सपोर्ट लगाते हैं, फिर भी गिरता है, लेकिन बेड का पौधा गिरता नहीं, इसलिए बेड पे लगाया और उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और अगले साल कब ये हार्वेस्टिंग में आएगा? अगले साल मेरा जनवरी के शुरू में आसपास हो जाएगा, वन टाइम हार्वेस्ट हो वन टाइम जाएगा। हार्वेस्टिंग हो जाएगा। वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छा है। हम्म। एक्चुअली हम सबसे इम्पोर्टेंट प्लांटेशन करने टाइम नर्सरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अब सी वैरायटी है ये? ये G9 की वैरायटी है, सह्याद्री का मैंने फार्म से मंगवाया है, जो नासिक का हमारा सह्याद्री एक्सपोर्ट, सह्याद्री वो फार्म, उनका हाँ। बहुत अच्छा नर्सरी आता है और वेल हार्डनिंग की आती है, एक टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर है, G9 का है और वो लगाया। अच्छा बात ये है कि मेरे 3000 पौधे पूरे प्लांट में, फार्म उसमें में। से 4 या 5 सिर्फ बस खराब हुए, नहीं बाकी 100% उसने कितने रुपए की अच्छा एक प्लांट है? ये 19 रुपए 50 पैसे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 रुपए पकड़ के चलो, 19 से 20 रुपए में मिलता है, वो भी फार्म पे डिलीवरी में मिलता है। बहुत ही बढ़िया। हमने बेड बनाया, आप जब बेड बनाते हैं तो बेड में कुछ बेसल डोज इसमें बेड में फर्टिलाइजर? हम यहाँ पे पूरा बेसल डोज, मतलब हम NPK, हम्म। जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, हम पूरा न्यूट्रिशन कॉम्बो उसमें यूज करते हैं। एक्चुअली ज्यादा हम इम्पोर्टेड या वाटर सोल्यूबल पे ज्यादा हम तो ज्यादा नहीं ये मतलब भरोसा नहीं, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, हम वाटर सोल्यूबल का इस्तेमाल इसमें ज्यादा ज्यादा आप नहीं लोग? करते। हम हाँ। ग्रैन्यूल भी अच्छा तरह से यूज करते हैं, उसके लिए वो क्या होता है, सॉइल रिएक्शन के लिए अच्छा बनता है। जैसे 10-26-26 आता है, DAP आता है, DAP आता MOP है, आता है, यूरिया वो आता है, स्लो मैग्नीशियम रिलीज आता है, होता है। जिंक होता है, फेरस होता है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप है, ये थोड़ी वाटरमेलन नहीं, चिली नहीं 2 दिन में हार्वेस्टिंग होने वाला, ऐसा नहीं है। तो उसको आप क्योंकि इसका ग्रैन्यूल बूंदा फॉर्म भी है में जो वो लगा, अच्छा बनना चाहिए, स्ट्रांग ग्रैन्यूल होना फॉर्म में चाहिए। लगा सकते हो, बहुत अच्छा ये बनता मुझे है। बताइए, स्प्रिंकलर क्यों लगाया आपने ये? ये अभी अप्रैल में, अच्छा। ये 2 सीजन में उसको टेम्परेचर की वजह से उसका ग्रोथ रुक सकता है, अच्छा। और इसके ऊपर जो डस्ट आती है उसको शावरिंग हो जाता है, जैसा मानसून का क्लाइमेट होता है। हम उसके बाद चालू करके भी देख लेंगे, तो वो डस्ट धो के भी जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है प्लांट में, वो बहुत अच्छे से होता है। अगर तो मई और अप्रैल में टेम्परेचर बढ़ गया तो वो अपटेक नहीं कर पाते प्लांट, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो हम थोड़ा सा स्प्रिंकलर चालू किया तो पूरा क्लाइमेट मानसून जैसा हो जाता है, उसका ग्रोथ भी अच्छा है। अभी जो ग्रोथ दिख रही है प्लांट के 1.5 महीने के हिसाब से, महीने के साथ, इसकी वजह से ही दिख रही ये है। कितना खर्चा है, इसको कैसे फिटिंग किया आपने? ये जो रेनपोर्ट बोलते हैं, जैन का आता है, वो हम ये 32 mm 32 mm की पॉलिट्यूब यूज करते हैं। ये पॉलिट्यूब 32 mm की पॉलिट्यूब, रेनपोर्ट बोलते हैं उसको रेनपोर्ट बोलते हैं, मिनी स्प्रिंकलर बोलते हैं, या स्प्रिंकलर भी बोल सकते हैं। उसको ये स्टैंड भी आता है, ये स्प्रिंकलर है, ये राइजर है, और उसके नीचे स्टैंड है, वो ये जमीन में खोसा गया है, ऐसे उठा के खींच जाता है बाहर, उठा के खींच सकते हैं उसको। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसको हाइट बढ़ाना तो ऐसा राइजर इसके ऊपर लगा सकते हैं, उसकी हाइट भी बढ़ती है। ये तो पाइप ही हमारा, पाइप है, अच्छा, उसके हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ा सकते हैं, 4 फुट का हाइट बढ़ा, उसको राइजर बोलते हैं। तो ये कितना फीट इधर कवर कर रहा है? ये फीट उसको 10 बाय 10 मीटर पे लगा सकते हैं। अच्छा। ये उस स्प्रिंकलर तक पानी जाता है, उसका भी पानी इस स्प्रिंकलर तक जाता है। इसमें कितना खर्चा है आपका? ये 1 एकड़ में हम 40 ऐसे स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, लेकिन ये 20 साल 25 साल चलेगा? हाँ, 20 साल 25 साल चलेगा, और उसके सब्सिडी भी 80%। सब्सिडी भी है? सब्सिडी भी है, ये भी बहुत अच्छा है। 1 एकड़ को लगभग 35,000 खर्चा आता है, और ये सब्सिडी भी उसके ऊपर मिलती है। और ये सिस्टम जो 20 साल तक खराब नहीं होगा। मेरे पास अभी ये पॉलिट्यूब 20 साल पुराने, अभी कुछ पॉलिट्यूब्स है। मतलब जो केले की खेती गर्मी में कर रहा है उनके लिए जरूरी है। ये जरूरी टिप है दोस्तों, शेयर कीजिएगा लोगों तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं आपको। ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही मायने रखती है, लोग उसको छोड़ देते हैं और पता चला बाद में आधे प्लांट खराब हो गए, हमें बाद में भी अच्छी तरह से यूज सकते हैं। गेहूं, हरभरा, कुछ अलग क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत अच्छा स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो यहाँ पे कुछ मुझे हल्का बर्निंग दिखा है, तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या इससे? नहीं, ये जो हमारा ये सूर्य निकलता है, नया शूट, हाँ, नया शूट्स निकलता है, वहाँ पे ऊपर ये सन बर्निंग होता है, टेम्परेचर से ज्यादा होता है। या भी छोटा पौधा इसलिए वो थोड़ा सा नाजुक है, इसके वजह से वो बर्निंग हुआ। आगे जाके उसका ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नहीं होगा तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ये टेम्परेचर की वजह से थोड़ा बहुत हो जाएगा, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये हमने लगाया,
1 फरवरी को लगा देने के बाद आपने बेसल डोज में एनपीके वगैरह सब कुछ डाल दिया, दिया। सॉइल टेस्ट वगैरह करते हैं क्या आप? सॉइल टेस्ट भी करते, ऑर्गेनिक इसके ऊपर हम सॉइल टेस्ट में सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन कितना है उसके ऊपर हम ऑर्गेनिक कार्बन देते हैं। बाकी जो एनपीके है वो इन एंड एवरेज सिर्फ ध्यान में रख के हम बाकी डोज दे सकते हैं। तो कितने महीने बाद इसको दोबारा फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं? देखो अभी ड्रिप से भी थोड़ा बहुत उसको चालू है, पर वीक हम ड्रिप हमने सेंसर लगाया है, तो सेंसर के ऊपर हमारा थोड़ा सा शेड्यूल भी आ जाता है। उसमें हमारा सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट डाल दिया तो हमारे खेत में कितना फर्टिलाइजर है और कौन सा और प्लांट के हिसाब से देना है वो समझता है। वो सेंसर खाली पानी बताता है कि उस फर्टिलाइजर भी बताता है? वो फर्टिलाइजर बताता है, लेकिन वो फर्टिलाइजर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रहता है, मतलब ये हमारे जमीन के हिसाब से नहीं नहीं, रहता है, तो एक अच्छा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। तो हम आपके हिसाब से भी कर सकते हैं, उसका सेंसर का भी जो प्रोटोकॉल करता है। लेकिन ये सेंसर का क्या अच्छा है, उसमें पूरा स्टेजेस वाइज है। या अभी 1 महीने इसके पहले 4 वीक एस्टेब्लिश पीरियड था, तो उसमें कितना पानी देना है, बाद में 3 महीना अभी मतलब सॉइल सेंसर काम यहाँ पे ये कर रहा है कि हाँ, कितना पानी देना है, ये देना है। जरूरी है। और एक इसमें क्या फायदा होगा केएलएल में सेंसर में, अगर हमारा बूटिंग स्टेज जब हमारा बंच बाहर निकलता है तब कितना पानी देना है, तब बहुत हेवी पानी देना पड़ता है, तब भी वो सेंसर बताता है कि आपको उसको ज्यादा इरिगेशन करना है, आपका बूटिंग स्टेज में है। मान लीजिए सेंसर आपने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए, ठीक है, मान लीजिए सेंसर आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों को सॉइल सेंसर अभी मिल रहे हैं, लेकिन इसके रूट्स यहाँ तक आ गए, तो यहाँ का आपको मॉइस्चर नहीं बताएगा, फिर कैसे मैनेज होगा? देखो वहाँ पे डबल ड्रिप लाइन आएगी, अभी सिंगल है, तो उसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाएगा बाद में। अच्छा, सेंसर का पोजीशन चेंज करेंगे 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद। तो उसका हिसाब से इन एन एवरेज हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे मॉइस्चर ड्रिप के लाइन अभी जो लगा है, अंदाज ले सकते हैं, अंदाज ले सकते हैं, मतलब 100% वही पे रिलाई नहीं रह सकता, यही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि लेकिन 75-80% वो काम करता है। बहुत सारे फार्मर का कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं सॉइल सेंसर डालता हूँ और उसके ऊपर रिलाई हो जाता हूँ, मतलब पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ। हमें भी थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सॉइल सेंसर एक हमारा एक सपोर्ट रहेगा, थोड़ा बहुत हमें भी काम हमें देखना ही पड़ेगा, कितना पानी देना है, पड़ेगा, कितना भीगा हुआ है, पड़ेगा, हैंड फील लेना ही पड़ेगा। हमने जब प्लांटेशन कर दिया तो इसको साल में मतलब ग्रैन्युअल खाद कितने बार देना पड़ता है? 9-10 महीने इसको मैं साल में 3 बार देता हूँ। एक तो शुरू में बेसल डोज, अभी जो ये बेड यहाँ पे सपोर्ट लगाने वाला हो तब 2 साइड में मैंने ऑर्गेनिक और थोड़ा सा ग्रैन्युअल देने वाला हो। उसके बाद बारिश के पीरियड में, नहीं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे मैं थोड़ा सा अच्छा 2-3 बार आप देते हैं, क्या-क्या देते हैं उसमें? देखो जो अभी उसके ग्रोथ के हिसाब से मेजरली बनाना को नाइट्रोजन और पोटेश ज़्यादा लगता है, अच्छा, तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करके देते हैं। लेकिन मैं हर डोज में, हर सिचुएशन में पूरा एलिमेंट्स देने का प्रयास रहता है मेरा, थोड़ा कम ज़्यादा होता है। एनपीके भी जाता है, सेकेंडरी भी जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी जाता है, पूरा देना पड़ता है, क्योंकि एक ही न्यूट्रिएंट देके हम उसका साइकिल पूरा नहीं कर सकते। राइट, उसमें जो भी जैविक क्रिया अंदर हो रही है उसके लिए सब एलिमेंट्स की जरूरत है, बहुत कम ज्यादा जरूरत है। 4 चीजें बहुत जरूरी है, हम फार्मिंग करते हैं तब। हमारा डोज ओवर डोज भी नहीं होना चाहिए, राइट, अंडर डोज भी होना नहीं चाहिए, डोज इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ मिसिंग है, और डोज इनबैलेंस भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें नाइट्रोजन बहुत हो गया, पोटेश बहुत कम हो गया, ऐसा भी नहीं। वो पूरा साइकिल करके जब आप देंगे तभी जाके वो पूरा उसका जो जैविक क्रिया है उसके अंदर वो अच्छे से होता है, हमें यील्ड में उसका रिजल्ट आता है। डोस यानी कि दोस्तों क्या है कि फर्टिलाइजर इकट्ठा किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं और यहाँ पे साइड में डाले जाते हैं। इसको हमारे यहाँ मराठी में या हर जगह पे डोस बोलते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजर उसमें डाला जाता है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और ये हम आपको जो उर्वरक आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपको गोबर का खाद वगैरह डालना है तो शुरुआत में ही डालना है। और मुझे ये बताइए ग्रो करते समय डिसीज पेस्ट में इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है? देखो शुरुआत में यहाँ पे जो हमने अभी लगाया, तो मुझे अभी मेजरली सिर्फ उसका जो आली है, जो उसका लार्वा होता है, लार्वा वो ये खाता है, तो उसी टाइम पे हमें इमेक्टिमेटेड बेंजोएट नहीं तो कोराजेन जैसा स्प्रे लेना है। वही शुरू में यही प्रॉब्लम आता है। उसके बाद जो हमारा प्लांट बड़े होने के बाद बारिश के सीजन में या विंटर सीजन में उसको करपा या तुम आप ये स्प्रे ले सकते हैं। और बंच जब उसका आता है, बंच जब आएगा तो उसके ऊपर इंसेक्ट का, मतलब जो छोटे रहते हैं थ्रिप्स माइट्स, उस टाइप के जो इंसेक्ट का रहता है उसका स्प्रे हम ले सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें ज्यादा डिसीज पेस्ट का इतना दिक्कत नहीं आता ज्यादा है। नहीं आता। और जब ये बड़ा हो जाता है उसके ऊपर बैगिंग वगैरह किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? जब हमारा बंच आता है तो बंच के ऊपर कोई इंसेक्ट्स है, कोई फ्लाइज है, वो बैठ के उसको थोड़ा सा इंजुरी कर सकते हैं, उसके लिए आपने बैग लगाया तो उसकी शाइनिंग अच्छी रह सकती है। वो हमारे एक्सपोर्ट्स के पैरामीटर के हिसाब से वो शाइनिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको बैगिंग किया तो उसको
अंदर इंसेक्ट का उसको अंदर जा नहीं सकते, इसकी हम्म। वजह से उसको कोई मतलब सकिंग पेस्ट जो रहते हैं वो सक करते हैं, उसके वहाँ पे स्पॉट आते हैं, तो स्पॉट नहीं आते, तो उसके शाइनिंग बना बना के रखने के लिए हमें बैगिंग करना जरूरी है। तो ये जब हम डबल डबल ड्रिप डालते हैं यहाँ पे, तो जैसे प्लांट बड़ा बड़ा होता है वैसे वैसे पानी हमें बढ़ाना पड़ता बढ़ाना है। पड़ता है और उसका ड्रिप का डिस्टेंस भी बढ़ाना अच्छा, पड़ता है, ड्रिप बाहर रखना बाहर पड़ता है। रखना पड़ता है। 2 ड्रिप का लगभग एक प्लांट से 2 ड्रिप्स हम्म। लगभग यहाँ से 1.5 फीट इस तरफ और 1.5 फीट इस तरफ, मतलब 3 फीट, और हम्म। ज़्यादा हो सकते तो हम 2-2 फीट भी ले सकते हैं। मान लीजिए बारिश में जब हवा चलती है, प्लांट आपका बड़ा हो जाता है तो गिर सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, हमने वो उसमें लिए बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया बोलो, नहीं तो हम्म। एक प्रैक्टिस से इंटरक्रॉपिंग के लिए हम्म। हम सारे पौधे होने के बाद 90% हम्म। हमारा जब भी बनाना उसका जो आता है, हम्म। उसके बाद हम उसको डोरी से ऊपर के ऊपर ऐसा मांडव की तरफ बांध देते हैं सारे उसको। प्लांट्स को सारे प्लांट्स के एक एक दूसरे में दूसरे बांध को देते हैं, सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट देते हैं। उसके वजह से हमारा एक भी पौधा, कितना भी हेवी रेनफॉल हो, कितना भी हम्म। हवा आने दो, एक भी पौधा गिरता नहीं। तो ऊपर के ऊपर से नीचे हम काम भी कर सकते हैं, और हम्म। उसको ये काटी का सपोर्ट वगैरह देने से बहुत बेटर है, खर्चा भी कम होता है और एक दिन में हम सपोर्ट दे सकते हो। और जो केले की खेती है इसमें ऊपर से न्यूट्रिशन कुछ स्प्रे करना पड़ता है क्या? हाँ, ऊपर से न्यूट्रिशन स्प्रे करोगे तो बहुत अच्छा उसका ग्रोथ बनता है। मैं उसको पोंगा भरने बोलते हैं, मतलब उसका हम्म। ड्रेंचिंग जो उसको ऊपर देते हैं, हम्म। वो 3-4 बार किया तो हमें उसका जो उसका स्टेम स्टम्प का है। ग्रोथ है हम्म। वो बहुत अच्छा होता है। 2 लीफ के डिस्टेंस बहुत अच्छे बढ़ते हैं और प्लांट का ग्रोथ ये आप बहुत अच्छा करते होता हैं? है। हम करते क्या हैं। क्या डालते हैं उसमें से? उसमें हम अभी 1 एकड़ को मैं डोज बताता हूँ हम्म। कि हम जी1 ग्राम लेते हैं, हम्म। 6 भी लेते हैं, हम्म। 13-0-45 हम्म। 45, मतलब जो वो ग्रेड भी लेते हैं 1 केजी, हम्म। और उसमें बोरॉन और जिंक भी डालते हैं। मुझे जिंक का बोर किया है, बोरॉन और वो जिंक लिक्विड बनाते हैं? लिक्विड बनाते कितना हैं। लीटर का? वो पर प्लांट को 17 ml देना कहाँ है, से तो डालते हैं वो भी दिखाइए। वो जो है हाँ। इसके ऊपर उसे ड्रेंचिंग करना है। अच्छा, तो उसके अंदर यहाँ चला से जाता है। पानी जाएगा, ऐसा घूम 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 के नीचे रूट तक जाएगा। अच्छा। उसमें सारे संजीवक रहने की वजह से हम्म। उसका ग्रोथ अच्छा होता है, और स्टेम जो है वो हाँ। स्टेम बढ़ता रहता है, राइट, स्टेम जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। अच्छा रहेगा। जितना स्टेम बड़ा होगा उतना अच्छा बंच भी बाहर आएगा, और उसका अच्छा सपोर्ट भी उत्पादन भी रहेगा, आएगा। और उसका लिप ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन भी हम्म। अच्छा होगा। हम्म। तो उसका जो अन्न बनाने का जो काम है वो हम्म। बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और कुछ महीने बाद साइड में जो है छोटे छोटे सकर्स आते हैं, छोटे छोटे और केला उगते हैं, हाँ, तो उसको उसका क्या? पपीता जो आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे निकलते हैं, हाँ। वो हम निकालना पड़ेगा। हाँ। बहुत सारे लोग 5 महीने के बाद रखते हैं, 6 महीने के बाद रखते हैं, मतलब ये प्लांट होने के मतलब पहला हम्म। हार्वेस्टिंग होने से पहले उसको हम्म। छोटा पौधा रखते हैं। हम्म। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पूरा हार्वेस्टिंग होने के बाद ही नेक्स्ट लगता हूँ। वो कितने महीने बाद दोबारा दूसरा फसल आता है? दूसरा फसल वो 1-2 महीने कम लेता है। वो अच्छा। बहुत फास्ट ग्रो होता है, हम्म। बहुत अच्छा सा उसका मतलब भी बढ़ पहली जाए। फसल कितने महीने बाद आपके पहली यहाँ? फसल 11 या 12 महीने में 11 आएगा, से 12 महीने में 12 में हार्वेस्ट हो जाए, और आएगा। दूसरी 10 महीने में होगी। 10 महीने में आएगा, मतलब 22 मंथ में आपका 2 क्रॉप हो जाएगा, और एक रोटन और अच्छा, में। 2 ही क्रॉप लेनी चाहिए? हाँ, 2 ही लेनी एक चाहिए। बार मैंने ये टिश्यू कल्चर लगाया, हाँ, उसके बाद ये 11-12 महीने बाद खत्म हो गया, उसके साइड का जो है एक बेबी पकड़ लेना है, हाँ, उसको बड़ा करना है, उसको हार्वेस्ट करने के बाद खत्म फिर। खत्म, फिर 2 ही बार लेना है। उसके बाद रटुन 3 बार तीसरा। भी लेते हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत आगे-पीछे हो जाता है। हम्म। थोड़ा-सा सॉइल का भी मतलब स्ट्रक्चर बदल जाता है, बहुत सारे गैप भी पड़ जाते हैं। इसके लिए बराबर 2 बराबर। अच्छा लोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद नया प्लांटेशन करो, उसमें और अच्छा यील्ड आपको मिलेगा। और बीच में आपने वाटरमेलन लिया है, और क्या क्या इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं किसान बीच में? देखो, हमारा जो ग्रोथ है बहुत अच्छा रहता है। हम्म। यहाँ पे हम चिली लगाने सोच रहे थे, लेकिन हम्म। 3 महीने के बाद चिली चालू हो जाएगा, 2 ढाई महीने के बाद, हम्म। तब तक हमारे प्लांट कवर करेगा। तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, जब बराबर। हमारा फ्रूटिंग आएगा तब नहीं आ सकता। हम्म। इसमें हम तुम छोटे 2 महीने के कौन से भी क्रॉप ले सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं लेना उससे चाहिए। 2 महीने या ढाई महीने, मैक्सिमम ढाई महीने के बीच के क्रॉप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। नहीं तो उसमें वो हम सनलाइट उसके ऊपर नहीं आएगा और ग्रोथ नहीं ग्रोथ नहीं मिलेगी। होगा। और ये 2.5 एकड़ आपका पूरा फार्म है, यहाँ पे आपने कितने प्लांट्स लगाए क्या? 3000। 3000 प्लांट्स लगाए। तो एक प्लांट में कितना उत्पादन आएगा आपको लगता है अंदाजन? देखो, एक प्लांट का इन एन एवरेज हाँ। 25 से 30 केजी का हमें यील्ड मिलेगा। हम 25 केजी पकड़ते हैं, यहाँ पे 3000 प्लांट है, बराबर है? हाँ, 25 केजी पकड़ो, 3000 प्लांट का लगभग हमें 75 75 टन 75,000 किलो यानी टन 75 टन टन आएगा। आएगा। और एवरेज क्या आपको लग एवरेज सकता हमें है? एक 10 रुपए भी पकड़ के चलो, कम से कम हम पकड़ के जाएँगे तो भी अच्छा साढ़े रहेगा। 7 लाख रुपए हो साढ़े जाए। 7 लाख रुपए होगा। इसी प्लाट को हमें प्लॉट को हर खर्चा को कितना हमें होगा? 1 लाख पर एकड़ से पकड़ोगे हम्म। तो 2.5 लाख हो जाएगा। 1 लाख आप इसमें ड्रिप पकड़ा आपने? ड्रिप नहीं पकड़ा। अच्छा, ड्रिप छोड़ के 1 लाख रनिंग कॉस्ट आपने रनिंग पकड़ी। कॉस्ट उसमें आपका लैंड प्रिपरेशन, हम्म। नर्सरी, हम्म। फर्टिलाइज़र, हम्म। बाद में लेबर 1 लाख में हो चार्जेस, जाएगा? 1 लाख में हो जाएगा। ये तो फिर सही है, सस्ता हाँ, है। लेकिन सस्ता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 1 लाख में 10 महीने में कैसे हो पाएगा, नहीं, 1 लेबर लाख में हो वगैरह जाए। इधर उधर। देखो, तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सिस्टमैटिक कर रहे हो, तो हम्म। आपका खर्चा कम ही रहेगा। हम्म। आप थोड़ा-सा इसमें वीड ज़्यादा आ रहे हैं, हम्म। आप उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तो आपका अनवांटेड कॉस्टिंग बढ़ेगा।
हम्म। तो हमें जो जी। खर्चा करना है डायरेक्ट कॉस्टिंग का करना है, मतलब जो प्लांट को लगने वाला है। अनवांटेड कॉस्ट कॉस्ट पे हम ज्यादा खर्चा कम करेंगे तो कम खर्चे में हमें ज्यादा यील्ड मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ 2.5 एकड़ में आपका 7.5 लाख हो रहा है, सवा लाख भी पकड़ते हैं तो यहाँ पे 2.5 लाख खर्चा हो जाएगा, फिर भी 5 लाख रुपए बच जाएगा आपका बचते 10-11 महीने में। 11 महीने में हमें 4-5 लाख बचते। काफी शुगर केन अच्छा से है। कंपेयर टू बहुत अच्छा पैसा बचता है। शुगर केन में तो 1-1.5 लाख रुपए 1.5 लाख मैक्सिमम। बचता है। और दो चीज है कि हम्म। उसका जो जमीन का जो ऑर्गेनिक पावर है वो बहुत अच्छे वो बढ़ता है, और उसमें दूसरा फसल जो लेना है तो बहुत अच्छा हमें यील्ड मिलता है। और आपका ऐसा भी है कि केला निकल देने के बाद आप केले को ही जमीन में गाड़ देते गाड़ हैं, देते पूरा, तो उसका उससे और क्रश करके कंपोस्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक में बन जाता है। उसका ऑर्गेनिक कार्बन 1.5 के ऊपर जाता है, तब जमीन का हमारा हम्म। 1.5 ऑर्गेनिक कार्बन हो जाता है। मैंने वाटरमेलन में आपका देखा कि कहीं पे ग्रोथ अच्छी है, कहीं पे ग्रोथ खराब है, ऐसा क्यों हुआ है? इस बार मैंने लैंड प्रिपरेशन करते टाइम हम्म। थोड़ा सा लैंड लेवल किया था। हम्म। जहाँ की मिट्टी नया है जो निकाला है हम्म। तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया है। और हाँ, जहाँ पे नया मिट्टी अभी यहाँ पे सॉइल ज्यादा देखोगे तो डिस्टर्ब हो गई। हाँ सॉइल डिस्टर्ब हो गया, तो यार ये थोड़ा सा 1 साल तक हो रहता है। लेकिन लैंड लेवल करना भी जरूरी है। वो तो है, पानी हाँ, निकलना पानी चाहिए। निकलना चाहिए, उसके बाद उसका इरिगेशन अच्छा तरह से होना चाहिए। हम्म। इरिगेशन मतलब मेरा एक कहना है आपको हम्म। या सारे फार्मर्स को, हम्म। हम खाद फर्टिलाइजर कितना देते हैं इसके इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम पानी कितना देते हैं, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फसल जो है पूरा पानी के ऊपर 60-70% पानी के ऊपर पानी डिपेंड पर है। डिपेंड है। फर्टिलाइजर से बहुत आगे पानी का रोल है। दोस्तों, अगर आप खेती में नए हैं, आपको खेती सीखना है, आपको मतलब लैंड लेवलिंग करना है, या आपको खेती में शुरुआत आप कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि खेती कैसे शुरू करनी है, तो इसके लिए हमने कोर्स बनाया, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मिंग बिजनेस कोर्स। indianfarmer.com इस वेबसाइट पे जाके आप वो कोर्स ले सकते हैं। लेकिन आप अगर पुराने फार्मर हैं तो वो कोर्स आपके बहुत कम काम आ सकता है, लेकिन आप अगर नए फार्मर हैं तो आपके लिए बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। पुराने भी हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती है, लेकिन आप नए हैं तो आप पक्का कोर्स को देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने लैंड कैसे लेवल करना है, कौन से आपके एरिया के अनुसार कैसी क्रॉप लेनी है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब कुछ उस कोर्स में हमने जानकारी दी है। आप जाके जरूर देखिएगा। आपका सर्वे भी मैंने कल परसों फिलअप किया, थोड़ा सा जी, लेंदी था काफी लेंदी है। लेकिन इम्पोर्टेंट है। वो इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट, इरिगेशन के लिए लोगों को हाँ, पता नहीं है। मैंने बस ये ट्रैवल कर रहा था तो हम्म। आपने बैठ के सारे चीजें पढ़ के अपना पूरा सर्वे कर दिया। तो ये हम्म। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें से, हम्म। और बहुत ही अच्छा जानकारी है। और इरिगेशन के ऊपर क्या है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, इरिगेशन के ऊपर भी हम एक कोर्स बनाने वाले हैं अगले साल भर लगता है ये कोर्स हाँ बनाने के बनाने लिए, पर क्योंकि लगेगा, रिसर्च है, फिर उसके अभ्यास ऊपर स्टडी अभ्यास है, फिर प्रैक्टिकल करना है, करना फिर है। शूट करना है, फिर एडिट करना है, फिर वो आएगा, हाँ, टाइम लगता है। तो इरिगेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इरिगेशन में भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा, तब भी जाके हमारा यील्ड बहुत अच्छा होगा। तो अगर देखिए कोई नॉर्मल फार्मर भी आता है, वो अच्छे से केले की खेती करता है, तो वो पर एकड़ मतलब जो आपने हिसाब अभी बताया, पर प्लांट 30 किलो तक जा सकता है क्या? जा सकता है। ये यहाँ पे हमने लगभग 40 केजी के ऊपर हमने यहाँ पे पूरा बंच निकाला है। पर प्लांट पे? पर प्लांट पे 40 केजी हमारा बहुत अच्छा आता है यहाँ पे बंच। हम्म। लेकिन हम बंच कितना केजी का आता है उससे बेटर है अपना बंच की साइज कैसे बनानी है। हम्म। बंच को कितना उसको जो फनी है वो रखना है, वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंच का साइज मतलब ज़्यादा अपने बंच को फनी रख दिया और हम्म। ज़्यादा बंच बढ़ा लिया तो उसका ऐसा कौन से ऐसा शेप हो जाएगा। तो अच्छा। एक्सपोर्ट के लिए ग्रेडिंग हो जाएगा, ए राइट। ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। हमें एक ही ग्रेड में आपको माल भेजना है तो नीचे के 2-3 कम करना है, 9 या 10 या मैक्सिमम 11 फनी उसको रखनी फनी है। रखनी है। तो जाके हमारा सिलेंडर शेप जैसा बंच बनेगा। मतलब ये ज्यादा मुश्किल वाली खेती है कि ठीक ठाक है? ठीक ठाक है वो, कोई इतना मुश्किल नहीं नहीं, है। इतना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ जिसने किया नहीं उसके लिए वो बहुत नया लगेगा। हम्म। लेकिन रेगुलर फार्मर है जो बाकी क्रॉपिंग अच्छा से करता है उसके लिए वो नहीं, ठीक है, अच्छा है। लोग ऐसा कहेंगे कि आपकी ब्लैक सॉइल है, आपके लिए सॉइल अच्छी है, हमारी रेड नहीं नहीं नहीं, सॉइल है। रेड सॉइल में भी बहुत अच्छा आता है। अब मतलब बहुत सारे सॉइल में वो आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं इतना दिक्कत नहीं है। है, मतलब दिक्कत नहीं। हेवी तामझाम वाली फसल नहीं, जैसे अगर कोई चिली लगाता है, कैप्सिकम लगाता है, तो उसमें बहुत सारे स्प्रे, फार्मर पानी। ज्यादा गलती किस कहाँ पे करते हैं, ये जो पेड़ पे लगाना के लिए वो हम्म। नीचे लगाते हैं, हम्म। तो जाके बहुत आगे पीछे होता है। मैंने हम्म। बहुत सारे प्लांट देखे, एक पौधा इतना है, हम्म। एक पौधा इतना है, एक जगह पे पौधा ही नहीं, मतलब ये वेरिएशन आया तो हम एक्सपोर्ट कैसे मतलब करेंगे आप आपका अच्छा। कहना है कि फार्म पूरा एक जैसा रहना चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए फायदेमंद रहेगा। फायदा केला एक्सपोर्ट के लिए जाता है तो एक्सपोर्ट का पेमेंट टर्म वगैरह कैसे रहता है? ठीक ठाक रहता है? पेमेंट मिलता है कोई ऐसा? पेमेंट 100% मिलता है। एक्सपोर्ट कंपनी का जो रूल है वो हम्म। 1 महीने के बाद हमारे अकाउंट पे जमा होता है। हम्म। तो हमें ट्रस्ट रख के और हमारे मतलब जो जो वेंडर है हम्म। उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके हम दे सकते हैं। 1 महीना क्रेडिट रहेगा, 1 महीने के बाद अपना पेमेंट जमा होता है हमारा। अब लगभग 5-6 साल उसके पहले से भी पेमेंट हमारे अकाउंट पे जमा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। दो चार ऐसे पॉइंट बताइए जहाँ पे केले की खेती में फार्मर गलतियाँ करता है। शुरू में मैंने वीडियो में भी बताया
कि आपका बेड पे केला होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। उसके ऊपर दो साइड को ड्रिप होना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। सबसे इम्पोर्टेंट नर्सरी आपका एक वेल हार्डनिंग होना जरूरी है। अगर हार्डनिंग नहीं है तो हार्डनिंग करके हार्डनिंग का लगाना। मतलब बता दीजिए। हार्डनिंग मतलब अगर नर्सरी से निकाला, हम्म, पौधे की साइज बहुत कम है, हम्म, तो हम सीधा लगाया, हम्म, तो उसको जो उसका विल्टिंग है, कि सूख मर जाएगा है, वही। सूखने का प्रॉब्लम बहुत आता है, तो बहुत हम्म, प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। तो उसको थोड़ा सा हमें नर्सरी एक जगह पे रख के थोड़ा सा ओपन सनलाइट के ऊपर रख के थोड़ा सा हार्डनिंग बनाना है। 10-12 दिन रखने के बाद लगाना है। आपने रखा है वो? रखा है। आपने खुद हार्डनिंग 10-12 दिन किया हाँ, आपके घर एक्चुअली पे? क्या हुआ था, मेरा नर्सरी पूरा हार्डनिंग होके आया था। तो सही मतलब है, नर्सरी अच्छे का से बन कौन के सा आई हाँ, थी। कौन से नर्सरी लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तो तीसरा हार्डनिंग। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो पूरा हार्डनिंग करना है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि उसका फर्टिलाइज़र वाटर मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चौथा उसमें पॉइंट। तो वाटर मैनेजमेंट मैक्सिमम। हम्म, तो उसके बाद जाना है कि जब हम बंच आता है, हम्म, तो बंच में कितना फनी रखना है, हम्म, कितने फनी रखना है, वो बंच फनी मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, तब जाके हम्म, हमारा एक्सपर्ट बनता है। उसमें भी जो शुरू में आता है उसको थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, 1-2 फनी। जो हम्म, बाद में आता है उसका 1-2 कम करो, मतलब हम्म, वो एक सेम हार्वेस्टिंग आ जाएगा। हम्म, ठीक है, उसके बाद उसका रूटीन का मैनेजमेंट करना, जब हमारा 90% हार्वेस्टिंग हो जाता है, हम्म। तब हम रूटीन के ऊपर ध्यान देना, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक इतने 5-6 सारे। चीज़ हमें ध्यान से रखना है, और आराम से एक खेती कर सकते हैं, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम्म। नॉर्मली जो फार्मर हमारे शुगर केन का है वो कर सकते हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। धन्यवाद। दोस्तों, एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, हमने सचिन जी से कि केले की खेती किस तरीके से होती है, वो बेसिक कंसेप्ट सब कुछ समझ लिया, लेकिन इसके बारे में आपको खुद को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि न्यूट्रिशन क्या होता है, डिसीज़ पेस्ट केले में क्या-क्या आते हैं, ये सारी जानकारी आज के टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल है, और वो आपको डिटेल में सीखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी का वीडियो देख लिया, उसमें से डिसीज़ पेस्ट सीख लिया, किसी का वीडियो देख लिया, उसमें से न्यूट्रिशन सीख लिया, ये नहीं। आपके ज़मीन के अनुसार, आपके पानी के अनुसार, आपके क्लाइमेट के अनुसार आपको ये सीखना ही पड़ेगा। हम एक वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे फार्मर हमें बता रहे हैं कि 7.5 लाख रुपए यहाँ पे उनको टोटल टर्नओवर होता है, उसमें से खर्चा निकाल के 5 लाख रुपए बच रहा है। तो ऐसे नंबर देख के आप गलती मत कीजिएगा, तुरंत मत लगाने जाइएगा। मैं सालों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं फार्मर से मिलता हूँ, उनकी जो एक्सपीरियंस है उनका, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बस आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि कोई भी वीडियो देख लिया और तुरंत वो काम स्टार्ट कीजिए। उसके पीछे काफ़ी रिसर्च कीजिए, काफ़ी टाइम दीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा वहाँ पे, फिर आप कहेंगे कि यार वीडियो देखी में गड़बड़ हो गया। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जहाँ पे कुछ भी बड़े-बड़े आंकड़े आपको दिखाई देंगे, या कुछ भी झूठ बहुत इधर-उधर का होता है, वो देख के उसके ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। आपको खेती अगर करनी है तो सीखना ही पड़ेगा, प्लीज़। वो और सीखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाके कोर्सेज़ भी ले सकते हैं, या कहीं से भी जो नॉलेज मिलेगा वहाँ से नॉलेज लीजिए और फिर खेती स्टार्ट कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।